हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे वेतन चैप्टर का 21 नंबर क्वेश्चन, जिसमें मिस्टर किशोर है। मिस्टर किशोर की करोगे वेतन की हम गणना करेंगे। देखते हैं मिस्टर किशोर वेतन तो कमाते हैं, वेतन से पैसा उसको मिलता है, साथ ही साथ कितना भत्ता कितना अनुलाभ मिलता है, क्या ही उसका वर्किंग नोट रहता है, मेन सॉल्यूशन कैसे रहता है, और हेडलाइन तो आपको पता लग गया अब तक कि कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मिस्टर किशोर का क्या हाल है देखते हैं मिस्टर किशोर का। तो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मिस्टर किशोर 2021-22 के लिए मिस्टर किशोर एक हिंदू अविभाजित परिवार का कर्मचारी है। ठीक है, हिंदू अविभाजित परिवार का मतलब क्या है? कोई बता सकते हो तो कमेंट में बताओ। कोई बता सकते हो कि हिंदू अविभाजित परिवार का मतलब क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या है? तो कमेंट करो, कमेंट में बताओ। आगे देखते हैं। कमेंट करोगे तभी मैं उसका रिप्लाई दूंगा, तभी उसको मैं बताऊंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। लेकिन पहले आप लोग कमेंट करो कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या होता है, हिंदू अविभाजित परिवार। पहले आप लोग का आंसर, उसके बाद मैं दूंगा उसका आंसर। अब आगे क्या दिया गया है? अपनी आय का निम्न विवरण प्रस्तुत करते हैं। वो अपने सारे इनकम या जितना भी सारे उसका कमाई हुआ है, अपना सारा विवरण पेश किया हमारे सामने। क्या क्या किया है वो? मान्यता प्राप्त प्रोविडेंट फंड में उसका अंशदान 30,000 रुपए काटने के बाद शुद्ध मूल वेतन 2,70,000 रुपए है। देखो यहाँ पे 20 नंबर जो क्वेश्चन था उसके जैसा ही है। यहाँ पे बड़ा भाई है, 20 नंबर छोटा और ये बड़ा भाई है। यहाँ पे उसमें क्या था, 20,000 रुपए का अंशदान में दे दिया था, उसके बाद मूल वेतन 2,40,000 रुपए था। दोनों को जोड़ दिए थे तो पहले का वेतन निकल गया। पहले का वेतन मतलब अंशदान करने के बाद 2,40,000 है और अंशदान किया 20,000, दोनों को जोड़ दिए तो निकल गया अंशदान करने से पहले का वेतन। सेम टू सेम इस क्वेश्चन में है कि अंशदान किया 30,000 रुपए। कौन अंशदान किया? नियोक्ता का अंशदान नहीं लेना, यहाँ पे कर्मचारी का खुद का अंशदान लेना है। कर्मचारी खुद अंशदान किया कितना? 30,000 रुपए। 30,000 रुपए अंशदान किया। अंशदान करने के बाद उसका मूल वेतन कितना बच रहा है हाथ में? 2,70,000 रुपए। 2,70,000 रुपए उसके हाथ में अभी बचा है। ठीक है, और उसमें से कितना दे चुका है? 30,000 रुपए। मान्यता प्रोविडेंट फंड में 30,000 रुपए पैसा वहां पे जमा कर दिया, दान दे दिया, अंशदान कर दिया। करने के बाद अभी भी उसके हाथ में 2,70,000 रुपए बचा है। तो अंशदान करने से पहले कितना वेतन था? 2,70,000 अभी भी हाथ में है और दे चुका है कितना? 30,000। तो 30,000 इसके साथ प्लस कर दो 2,70,000 के साथ, तो कितना बन जाएगा? 3,00,000। यानी कि 3,00,000 रुपए उसके वेतन से इनकम हुआ था या वेतन था, जिसमें से 30,000 रुपए प्रोविडेंट फंड में जमा कर दिया और अभी भी उसके हाथ में 2,70,000 रुपए का बैलेंस पड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उसमें नियोक्ता का अंशदान, प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान 30,000 रुपए है। तो नियोक्ता जो अंशदान करता है वो यहाँ करोग्य होता है। ठीक है, तो 12% तक छूट भी रहते, तो हम यहाँ पे देखेंगे उसके वेतन का 12% तक काट के कि जो नियोक्ता 30,000 रुपए जमा कर रहा है, क्या 12% से ज्यादा कर रहा है कि कम कर रहा है कि क्या कर रहा है, सारे चीज को देखेंगे हम लोग। वो वर्किंग नोट में बनेगा। प्रोविडेंट फंड में खाते में शेष पर 9.5% की दर से ब्याज जमा हुआ है 28,500 रुपए। प्रोविडेंट फंड में जो ब्याज हमारा जमा होता है, उसमें जो बैलेंस रहता है, उस फंड में जो शेष रहता है, उस पर जो भी हमें ब्याज मिलता है 9.5% की दर से कर मुक्त होता है। और एक क्वेश्चन वही बोल रहा है कि 9.5% से मिल रहा है, तो ये बिल्कुल कर मुक्त हो जाएगा। वो 28,000 मिले या कितना भी मिले, 9.5% के बराबर मिल रहा है, तो ये कर मुक्त है। अब बोल रहे दौरे के लिए यात्रा भत्ता 24 रुपए। दौरे के लिए यात्रा भत्ता धारा 10, 14, 1 के अनुसार कर मुक्त होता है, सबको पता है। ठीक है, आपको नहीं पता है नोट्स ले लो, टेलीग्राम चैनल में जाओ, वहां पे बोलो नोट्स चाहिए, नोट्स मिलेगा, नोट्स को पढ़ो तो आपको भी पता लग जाएगा इसका। शहरी क्षतिपूरक भत्ता मतलब नगर क्षतिपूरक भत्ता, जो हमारा नोट्स का लिस्ट है उसमें पूर्णतः करोग्य भत्ते में दूसरा या तीसरा नंबर में ये भी है, नगर क्षतिपूरक भत्ता। इसको घुमा के शहर क्षतिपूरक भत्ता दे दिया, तो इस चीज में घूमना नहीं है। यहाँ पे ये संपूर्ण रूप से करोग्य होता है। वेतन शीर्षक में पूरा 10,000 का 10,000 को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पेज नंबर 160 आप अपने बुक में मैच करो। बोनस मिला है 15,000 रुपए, मनोरंजन भत्ता मिला है 5,000 रुपए। ठीक है, धारवाड़ में रहने का असुसज्जित मकान जिसके लिए नियोक्ता 7,000 प्रति माह किराया देता है।
धारवाड़ कहाँ है? अब धारवाड़ कहीं भी हो, उसकी जनसंख्या को हमें नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि मकान मालिक का नहीं है। हमारा जो नियोक्ता है, कंपनी का जो मालिक है, जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, वो जो मेरा मालिक है, वो मालिक मुझे फ्री का घर दे रहा है कि रह लो करके। लेकिन कौन सा किसका घर दे रहा है? उसका खुद का घर नहीं है, वो खुद किराए पर लिया है, उसके बाद हमें उपलब्ध करवा रहा है कर्मचारी को। तो घर किसका है? किसी दूसरे का है। किसी दूसरे व्यक्ति के घर को मेरे कंपनी के मालिक ने किराए पर लिया और लेने के बाद मुझे बोला कि तुम इस घर में फ्री में रह लो, तुमको रेंट देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब मसला क्या है यहाँ पे? और मालिक उस घर के मालिक को कितना देता है? मेरा कंपनी का जो मालिक है वो किसी दूसरे व्यक्ति से घर को किराए पर लिया था, तो किराया कितना चुका रहा है घर का? 7,500 रुपए प्रति माह किराया देता है। तो यहाँ पे नियम क्या लगेगा? असुसज्जित मकान की सुसज्जित मकान, यहाँ पे असुसज्जित मकान है, तो असुसज्जित मकान की हम गणना करेंगे, घर नियोक्ता का नहीं है, उस केस में क्या होगा? किराया कितना चुकाया मालिक ने? 7,500 इंटू 12। और दूसरा कंडीशन, कर्मचारी के वेतन का 15%। उसके बाद दोनों में से जो भी राशि कम होगा वही इस अनुलाभ का मूल्य होगा। यहाँ पे दोनों में से जो कम होगा वो कर मुक्त नहीं, ऐसा वाला नहीं है, ये अनुलाभ है, भत्ता नहीं है कि जो दोनों में से तीनों में से कम है वो कर मुक्त हो गया। अनुलाभ है जो दोनों में से सबसे कम है वही अनुलाभ का मूल्य होगा। और उस घर के संबंध में अगर उस कर्मचारी से कुछ पैसा वसूल किया जा रहा है या उसके वेतन में से काटा जा रहा है तो वो चीज यहाँ पे माइनस होगा, लेकिन इसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोला। तो वसूली राशि यहाँ पे नहीं है वसूली राशि है, यहाँ पे क्या बोल रहा है? परंतु केवल 600 रुपए प्रति माह उसके वेतन से काटता है। लो यहाँ पे आ गया, उसका वेतन का पैसा काट रहा है, इसीलिए क्वेश्चन को शुरू से अंत तक एक बार पढ़ लेना, वरना मिस्टेक जरूर हो सकता है, इसमें कोई भरोसा नहीं है इसका। ठीक है, क्योंकि जो ऊपर बोलने वाला रहता है वो नीचे बोल सकता है, बीच में बोल सकता है, वो कहीं भी घुसा सकता है, उसको कोई संभावना इसका नहीं है। तो उसको किराए से मुक्त मकान मिला हुआ था, मालिक ने बोल दिया मैं घर को किराए पर ले हो, अब तेरे को दिया हो किराया, तू फोकट के से रहना, पूरा फ्री में रहना। लेकिन मालिक उसके वेतन का 600 रुपए पीछे से लूट रहा था, उसको पता भी नहीं चल रहा था, भनक भी नहीं लग रहा था यहाँ पे। तो वो जो लूट रहा है, जो वसूल रहा है 600 रुपए प्रति माह, उसको वसूली राशि है वो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा। जब वर्किंग नोट बनाएंगे तब आपका और क्लियर हो जाएगा। मुफ्त गैस तथा बिजली नियोक्ता द्वारा 500 रुपए प्रति माह की लागत पर प्रदान किया गया है। गैस, बिजली, पानी, नौकर चाकर, ये जितना सारा पर्सनल खर्चा है कर्मचारी का, अगर इन सब खर्चे का दायित्व या इन सब खर्चे का भुगतान मालिक करता है तो करोग्य होगा, यह भी होगा करोग्य, संपूर्ण करोग्य होगा वेतन शीर्षक में। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नियोक्ता ने एक छोटी कार व्यापारिक एवं निजी कार्यों के लिए दे रखी है, परंतु निजी काम के व्यय किशोर वहन करता है। यानी कि छोटी कार, कंपनी के मालिक ने कर्मचारी को एक छोटी कार दिया, बोल रहा था आना जाना करना। कार्यालय और निजी दोनों जगह यूज होता है कार का, लेकिन कार्यालय में आने जाने का जो खर्चा होता है पेट्रोल पानी का, वो खर्चा कंपनी का मालिक उठाता है, और कार को घर में ले जाता है कर्मचारी और वहां पे जाके चलाता है, तो वहां का पेट्रोल पानी का जो भी खर्चा होता है वो कर्मचारी उठाता है। यानी कि दोनों जगह का खर्चा दोनों अलग अलग उठाते हैं, ऑफिस का मालिक तो घर का कर्मचारी। तो इस दशा में छोटी कार का 600 रुपए प्रति माह करोगे होगा, और अगर इसके साथ ड्राइवर है या चालक है तो उसका 900 रुपए एक्स्ट्रा और जोड़ेगा, और ड्राइवर नहीं है तो सिर्फ 600 रुपए करोगे होगा प्रति माह। तो यहाँ पे ड्राइवर के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, नहीं है ड्राइवर नहीं है यहाँ पे। आगे बोल रहे हैं कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए उसकी करोग्य वेतन से आय की गणना कीजिए। हमें मिस्टर किशोर की वेतन से आय की गणना यहाँ पे करना है। तो चलिए सबसे पहले हेडलाइन डालते हैं, क्वेश्चन आपको सुना दिया हूं, कैसा है क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा। पहले हेडलाइन डाल लेते हैं मिस्टर किशोर का। अब यहाँ पे हेडलाइन डालते हैं कि मिस्टर किशोर की वेतन से आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए हो गया यहाँ पे। अब ये तो हो गया हमारा हेडलाइन, मिस्टर जो किशोर था उसका करोग्य वेतन की हमें गणना करना है, हेडलाइन हमारा कंप्लीट।
जिस चीज की गणना करने बोला जाएगा उसी चीज को उठा के हम यहाँ पे हेडलाइन बनाएंगे। दोबारा इस चीज को कोई मत भूलना। चलो अब हम बनाते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले उसको वेतन मिला है कितना रुपए का, 30,000 रुपए प्रोविडेंट फंड में जमा करने के बाद 2,70,000 रुपए हाथ में बचा है। तो जमा करने से पहले कितना था, 30,000 को 2,70,000 में दोबारा प्लस कर दो, जो माइनस किया था उसको प्लस कर दो 30,000 को 2,70,000 के साथ, तो बनेगा 3 लाख रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेतन कितना रुपए, 3 लाख रुपए। कैसे आया 3 लाख रुपए, आपको प्रूफ भी तो दिखाना पड़ेगा, इसीलिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे। यहाँ पे वर्किंग नोट, वेतन की गणना। ठीक है, मूल वेतन या उसका जो वेतन है प्रोविडेंट फंड में जमा करने के बाद कितना है, 2,70,000 रुपए। और जमा कितना कर दिया, 30,000 रुपए। तो जमा करने से पहले कितना था, 3 लाख। तो जितना जमा किया उसको प्लस कर दो। प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी का अंशदान, कर्मचारी का अंशदान कितना रुपए, 30,000 रुपए। तो प्लस करने से कितना हो जाएगा, 3 लाख रुपए। ये हो जाएगा वेतन। इसी वेतन को हमें यहाँ पे शो करना है 3 लाख रुपए। ठीक है, मैं सबसे पहले 3 लाख रुपए लिखा, कहां से आया 3 लाख, आपके सामने प्रूफ है, आप देखो कहां से लाया हूं मैं। अंशदान करने के बाद का वेतन 2,70,000 रुपए और अंशदान उसने कर दिया था 30,000 रुपए। तो अंशदान करने से पहले कितना था, दोनों को जोड़ दो, वेतन निकल गया 3 लाख। यानी कि उसको 3 लाख रुपए का वेतन मिला था, उसमें से 30,000 जमा कर दिया, अब बचा हाथ में 2,70,000। वही 2,70,000 यहाँ पे शो कर रहा है। और जमा कर दिया था 30,000, तो जमा करने से पहले कितना था, जोड़ दो 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए उसका वेतन ओरिजिनल था, यह वेतन हो गया। इसके बाद और क्या क्या मिला इसको, इसके बाद इसको मिला है, अब नियोक्ता का अंशदान दिया डायरेक्ट। यहाँ पे नियोक्ता का अंशदान 30,000। ठीक है, प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता भी अंशदान किया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान, नियोक्ता का अंशदान 12% से अधिक पर। 12% से अधिक पर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 12% तक कर मुक्त होता है, तो उससे जितना एक्स्ट्रा जमा करेगा प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता उतना कर योग्य होगा। अब 30,000 रुपए जमा किया है, अब हम इसकी गणना करेंगे। यहाँ पे प्रोविडेंट फंड में अंशदान की गणना, प्रोविडेंट फंड में अंशदान की गणना कौन अंशदान कर रहा है, नियोक्ता। अब अंशदान कितना किया है, नियोक्ता का अंशदान कितना रुपए है, 30,000 रुपए। नियोक्ता ने 30,000 रुपए अंशदान किया, उसके फंड में जमा किया, कर्मचारी के फंड में, प्रोविडेंट फंड में। तो ये 30,000 रुपए 12% से ज्यादा जमा कर रहा है कि कम जमा कर रहा है, कि 12% के बराबर जमा कर रहा है। अगर 12% के बराबर जमा कर रहा है तो भी कर मुक्त होगा, और 12% से कम जमा कर रहा है तो भी कर मुक्त होगा। जब तक 12% से ज्यादा नहीं होगा तब तक कर मुक्त होगा, और 12% से एक बार ज्यादा हो गया तो वो पूरा कर योग्य होगा, जितना एक्स्ट्रा जमा करेगा। ठीक है, अब इसके लिए हम चेक करेंगे वेतन का 12% से। अब वेतन मतलब क्या होता है, यहाँ पे वेतन बराबर क्या होगा, बहुत झमेला है इसमें। वेतन बराबर मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवा के अधीन होना चाहिए, प्लस परसेंट वाला कमीशन। ठीक है, इतने सारे चीजें, 3-4 चीजों को जोड़ के बनाया जाता है वेतन, तो इन सभी चीजों को जोड़ना पड़ेगा। अब इसमें से क्या क्या है हमारे पास वो भी तो देखना है। वेतन तो 3 लाख है, ये मूल वेतन हमारा 3 लाख मिल गया है, 3 लाख
प्लस महंगाई वेतन। महंगाई वेतन जरा क्वेश्चन में छानबीन करो, क्या महंगाई वेतन है कहीं पे? महंगाई वेतन तो मुझे नहीं दिख रहा कहीं पे। नहीं है, नील कर देते इसको, नहीं है। महंगाई भत्ता भी नहीं है, कमीशन भी नहीं है, तो 3 लाख का 3 लाख ही हमारा बच गया वेतन। अगर यहाँ पे ये सब रहता तो हम सबको प्लस कर देते, नहीं है तो नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा वेतन। इसी वेतन के यहाँ पे 12% काटेंगे, 3 लाख का हम 12% काटेंगे, ठीक है, तो 12/100, 0,000, 12 36,000 रुपए। अब जरा देखो 12% की दर से कितना होता है? 36,000 रुपए, जबकि नियोक्त अंशदान कितना किया? 30,000 रुपए, यानी कि 12% से भी कम अंशदान कर रहा है ये। 12% से कितना होता है? 36,000, लेकिन जमा कितना कर रहा है? 30,000, यानी कि 12% की दर से भी कम कर रहा है, 36,000 से भी कम कर रहा है, 30,000 जमा कर रहा है वहां पे, तो 12% से कम जमा कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? करमुक्त हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा करमुक्त, इसको हम नील कर देते हैं, ठीक है। प्रोविडेंट फंड में नियोक्त का अंशदान 12% से अधिक नहीं है, 12% से कम है, तो ये करमुक्त हो गया। अब आगे क्या है? आगे क्या दिया क्वेश्चन में? प्रोविडेंट फंड में शेष पर 9.5% से ब्याज मिला। अब देखो प्रोविडेंट फंड में जमा शेष पर ब्याज मिला है कितना? 9.5% की दर से। 9.5% दर से तो हमारा करमुक्त होता है, 9.5% तक फंड में जमा पर ब्याज करमुक्त होता है, और 9.5% से ही ब्याज मिला है, तो संपूर्ण रूप से करमुक्त हो जाएगा, नील। नेक्स्ट आगे क्या दिया क्वेश्चन में? दौरा भत्ता, यात्रा भत्ता दौरे के लिए, दौरा भत्ता नहीं है, यात्रा भत्ता है दौरे के लिए। यात्रा भत्ता दौरे के लिए ये क्या होता है? धारा 10, 14, 1 के अनुसार क्या हो जाता है? ये करमुक्त, नील हो जाता है, ठीक है। याद रखना इस चीज को, दौरे के लिए यात्रा भत्ता करमुक्त हो जाता है। आगे आगे क्या दिया यहाँ पे? शहरी क्षतिपूरक भत्ता 10,000 रुपए, नगर क्षतिपूरक भत्ता संपूर्ण रूप से कर योग्य होता है। अब इस वर्किंग नोट को मुझे मिटाना है, वर्किंग नोट को मिटाना है मुझे। किसी को वर्किंग नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में कांटेक्ट करो, टेलीग्राम चैनल में जाओ, वहां पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। अब यात्रा भत्ते के बाद यहाँ पे क्या आया था हमारे पास सामने? शहरी क्षतिपूरक भत्ता। शहरी क्षतिपूरक भत्ता, शहरी क्षतिपूरक भत्ता कितना रुपए का है? ये 10,000 रुपए। ये संपूर्ण रूप से कर योग्य होता है वेतन शीर्षक में। इसके बाद बोनस मिला 15,000 रुपए, और मनोरंजन भत्ता भी 5,000 रुपए, ठीक है। बोनस 15,000 रुपए, मनोरंजन भत्ता मिला है, मनोरंजन भत्ता मिला है 5,000 रुपए, ये भी वार्षिक है, प्रतिमाह नहीं है, ठीक है। अब जो मनोरंजन भत्ता होता है, जब भी क्वेश्चन में मनोरंजन भत्ता, मकान किराए भत्ता ये सब आएगा, तब हमें सोचना है कि आंशिक करमुक्त है कि कर योग्य है या संपूर्ण करमुक्त है, वो हमें देखना है, समझना है यहाँ पे। अब ये जो मनोरंजन भत्ता होता है आंशिक करमुक्त होता है, परंतु इसको छूट तब मिलेगा, या इसमें से कुछ राशि करमुक्त तभी होगा जब ये कर्मचारी सरकारी होगा, पर ये सरकारी नहीं है, ये गैर सरकारी है, और गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में कोई छूट नहीं है, यहाँ पे सब राशि में टैक्स लगेगा। इसलिए मनोरंजन भत्ते की पूरे राशि को 5,000 को पूरा टैक्सेबल किया गया है, संपूर्ण रूप से उसको कर योग्य बनाया गया है, क्योंकि गैर सरकारी कर्मचारी की दशा में कोई छूट नहीं है। सरकारी कर्मचारी होता तो अधिकतम 5,000 रुपए उसको छूट हम दे सकते थे, यहाँ पे गैर सरकारी कर्मचारी है तो बिल्कुल छूट नहीं मिलेगा, जितना भत्ता मिला है पूरा टैक्सेबल होगा, पूरे को दिखाना है हमारा सैलरी का हेड में, ठीक है, वेतन शीर्षक में। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि सरकारी कब होता है, गैर सरकारी कब होता है। जब तक क्वेश्चन में सरकारी शब्द स्पष्ट रूप से ना लिखा है तब तक वो गैर सरकारी है, और सरकारी शब्द लिख दिया तो सरकारी है, हो गया। अभी अब आगे देखो क्वेश्चन,
धारवाड़ में रहने के लिए असुसज्जित मकान नियोक्ता ने दिया है, जिसका किराया नियोक्ता चुका रहा है। इसका मतलब मालिक का खुद का घर नहीं है। उसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना है। अब वर्किंग नोट बनाने के लिए मुझे जगह चाहिए, तो मैं इसको मिटाऊंगा। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, जल्दी से ले लो, मुझे इसको मिटाना है अभी। ठीक है, या वीडियो पीछे करके देख लो। इनकम टैक्स बनाने के लिए नोट्स की जरूरत है। नोट्स टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेतन चैप्टर का पढ़ो तो वेतन चैप्टर का मिलेगा, सब चैप्टर का पढ़ाऊंगा, सब चैप्टर का नोट्स आपको वही मिलेगा टेलीग्राम चैनल में। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लो। किसी को चाहिए तो वहां से ले, और जिसको नहीं चाहिए वो मत लो। अब आगे क्या दिया गया यहां पे, असुसज्जित मकान की गणना करना है हमें। असुसज्जित मकान की गणना, मकान मालिक का नहीं है, मकान नियोक्ता का नहीं है। ठीक है, मालिक नहीं, यहाँ पे नियोक्ता शब्द अच्छा जचेगा। यहाँ पे दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं मालिक और नियोक्ता दोनों एक ही शब्द होता है, फिर मैं मालिक शब्द को हटा के नियोक्ता क्यों लिखाऊं? क्योंकि मैं मालिक बोलता तो कोई मकान मालिक को सोचते, कोई कंपनी के मालिक को सोचते, तो कंफ्यूज ना हो इस कारण से मैं नियोक्ता लिखा। नियोक्ता मतलब मालिक हो हमारा, कंपनी का ही मालिक है। ठीक है, घर का मालिक हो हमारा अलग मालिक है। अब हम इसका नियम क्या है, जब खुद का घर नहीं रहता नियोक्ता का, तब पहला किराया चुकाया। ठीक है, कौन? नियोक्ता। हमारा कंपनी का मालिक हमें फ्री में घर दे रहा है, तो वो खुद किराए पर लिया फिर हमें दे रहा है, तो वो कितना रुपए किराया दे रहा है घर मालिक को, रूम मालिक को? 7,500। कितना रुपए दे रहा है? 7,500 प्रति माह की साल भर का है। 7,500 प्रति माह, तो 7,500 को जरा 12 से गुना कर दो तो आएगा 90,000 रुपए। 90,000 रुपए आ जाएगा उसका राशि। दूसरा नियम इसका, वेतन का 15%। अब यहाँ पे वेतन का मतलब क्या है, जब भी किराए से मुक्त मकान हम निकालेंगे, चाहे सुसज्जित हो या असुसज्जित हो, हमें वेतन की आवश्यकता पे पड़ेगी। और वेतन का मतलब वहां पे बहुत सारा चीज जुड़ जाता है। वेतन का मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, वेतन बराबर मूल वेतन प्लस महंगाई वेतन प्लस महंगाई भत्ता सेवा के अधीन प्लस परसेंट वाला कमीशन। इन सारे, अच्छा सॉरी, परसेंट वाला कमीशन नहीं आएगा, नॉर्मल कमीशन आएगा। ये किराए से मुक्त मकान बन रहा है। ठीक है, सब चीज को ध्यान में रखना। ये किराए से मुक्त मकान बन रहा है तो ये परसेंट वाला कमीशन है, नॉर्मल कमीशन प्लस और आएगा बोनस प्लस, और क्या था यहाँ पे, सभी आरोग्य भत्ते, सभी आरोग्य भत्ते, ये सब चीज आएगा यहाँ पे। मूल वेतन, महंगाई भत्ता सेवा की शर्तों के अनुसार, नॉर्मल कमीशन आएगा। यहाँ पे कमीशन में ध्यान रखना, परसेंट वाला कमीशन नहीं आएगा। परसेंट वाला कमीशन जब मकान किराए भत्ते निकालते हैं या प्रोविडेंट फंड वाला निकालते हैं तब जाता है परसेंट वाला कमीशन। नॉर्मल कमीशन यहाँ पे आएगा। अब नॉर्मल कमीशन हो गया, बोनस, सभी का आरोग्य भत्ते। सभी का आरोग्य भत्ते में हमारा कौन सा आएगा, जैसे यहाँ पे मनोरंजन भत्ता है, शहरी क्षतिपूरक भत्ता है, और ऐसा प्रकार के जितने सारे भत्ता दिया रहेगा, सभी भत्ते को यहाँ पे आरोग्य भत्ते बोला जाता है। यानी कि कोई भी भत्ता आया तो यहाँ पे जोड़ेगा। ठीक है, अब सभी का आरोग्य भत्ते में हमारा कौन सा है, सभी का आरोग्य भत्ते में हमारा शहरी क्षतिपूरक भत्ता, शहरी क्षतिपूरक भत्ता प्लस शहरी क्षतिपूरक भत्ता प्लस यहाँ पे मनोरंजन भत्ता, मनोरंजन भत्ता,
सभी करोगे भत्ते में ये सब आता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ही तो भत्ता दिया था, तो 2 भत्ता को लिखा हूं मैं। अगर आप कोई क्वेश्चन बना रहे हो जिसमें 5 भत्ता दिया है ले लो, 10 भत्ता दिया है ले लो, जितना सर भत्ता दिया है सबको उठा लो वहां से और सबके राशियों को यहाँ पे जोड़ो। अब वेतन हमारा क्या था 3 लाख रुपए का, 3 लाख का वेतन प्लस महंगाई वेतन हमारे क्वेश्चन में कहीं नहीं है, नील हो गया, नहीं है हमारे पास, प्लस महंगाई भत्ता सेवा का दिन नहीं है, नील, प्लस नॉर्मल कमीशन, कमीशन यहाँ पे कमीशन क्वेश्चन में कुछ कमीशन के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, नहीं है कमीशन, कमीशन नील है, प्लस बोनस, बोनस यहाँ पे दिया ये 15,000 रुपए का, प्लस शहरी क्षतिपूरक भत्ता, शहरी क्षतिपूरक भत्ता 10,000 रुपए का है ये, प्लस मनोरंजन भत्ता 5,000 रुपए का। इन सारे चीजों को जोड़ो और जोड़ने के बाद कितना आता है बताओ। तो ये आएगा 3 लाख 15,000 10,000 35 25 25 और 5 30, 3 लाख 30 हो रहा है यहाँ पे, तो 3 लाख 30,000 रुपए बन रहा है वेतन, 3 लाख 30,000 रुपए बन रहे वेतन। इसी वेतन को यहाँ पे 15% काटने में यूज करना है, यही वेतन यहाँ पे काम आएगा। 3,03,000 रुपए का वेतन गुना 15%, तो 15% काटना है 3,30,000 का, तो 49,500 रुपए, 49,500 रुपए आ गया। अब इतना ही नहीं, यही अनुलाभ का मूल्य है, असुसज्जित घर का मूल्य है। असुसज्जित क्यों है? क्योंकि फर्नीचर नहीं दिया उसके साथ, तो ये असुसज्जित है। यही अनुलाभ का मूल्य है, सुविधा का मूल्य है। परंतु इस घर के संबंध में मालिक अगर उसके वेतन में से कुछ पैसा काटता है या कुछ वसूल करता है तो माइनस होगा। और यहाँ पे काट रहा है उसके वेतन का, सच में काट रहा है, वो कितना काट रहा है, परंतु केवल 600 रुपए प्रति माह उसके वेतन में से काटता है। लो, पीछे से उसके वेतन से पैसे काट रहा है। पहले बोलने में बोल दिया था मैं तुमको फ्री में घर दे रहा हूँ, उसके वेतन से पैसे काट रहा है, उसको पता भी नहीं है। ऐसा चालाकी करते हैं कर मालिक। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा वसूली राशि, ठीक है। कितना उसके वेतन का, कितना परसेंट, नहीं 600 रुपए है ना, 600 रुपए प्रति माह काट रहे हैं, तो 600 इंटू 12, 600 इंटू 12 7200 होगा क्या, 7200, 7,200 रुपए माइनस कर दो यहाँ से, कितना बचेगा 49,500 से माइनस करने के बाद 42,300 रुपए। यह 42,300 रुपए इस अनुलाभ का मूल्य होगा, अनुलाभ का मूल्य 42,300 रुपए। इसी को यहां पे लिखना है हमें। मिटाओ क्या, मुझे इसको मिटाना है। किसी को इस वर्किंग नोट की आवश्यकता है, स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे अभी वहां पे लिखना है और उस चीज को मिटाना भी है। ले लो स्क्रीनशॉट, हो गया, मिटाऊं मैं। यह बहुत जरूरी चीज है। अब यहां पे किराए से असुसज्जित मकान का मूल्य, किराए से असुसज्जित मकान का मूल्य कितना है हमारा 42,300। यही इसी को लिखना है। यह करो क्या है 42,300। तो इसको निकालने के लिए कितना बड़ा प्रोसेस होकर गुजरना पड़ता है, यही तो मेन चीज है इनकम टैक्स का, यही तो मजेदार वाली चीज है। आगे क्या दिया है, फ्री में दिया है, मुफ्त में गैस तथा बिजली नियोक्ता द्वारा 500 रुपए प्रति माह की लागत पर प्रदत्त है, प्रदान किया गया है बिजली और गैस, मुफ्त बिजली और गैस, गैस और बिजली है, और बिजली की सुविधा, ठीक है। मुफ्त में यानी कि फ्री में दे रहा है बिजली और गैस बिल, गैस का, ठीक है। तो ये सुविधा हो जाएगा। अब कितना रुपए दिया 500 रुपए प्रति माह, तो 500 इंटू 12 कर दो इसको, 12 पंजे 60, 6,000 रुपए आ जाएगा।
नियोक्ता ने एक छोटी कार व्यापारिक और कार्यालय दोनों जगह, मतलब है व्यापारिक और निजी, कार्यालय और निजी दोनों जगह यूज करने के लिए दिया है, और सभी खर्चा मालिक नहीं उठाता है, दोनों उठाते हैं। यहाँ पे घर में यूज करता है कर्मचारी, उसका खर्चा कर्मचारी उठाता है, ऑफिस में आना जाना करता है, उसका खर्चा मालिक उठाता है। इस केस में क्या हो जाएगा, छोटी कार का 600 रुपए, छोटी कार की सुविधा 600 रुपए इंटू 12, 12 6 का 7200 रुपए, 7200 रुपए कार की सुविधा का मूल्य होगा, करोग्य मूल्य होगा। हो गया इतना तक, ठीक है। अगर इस कार के संबंध में कुछ राशि वसूल करता है तो सेम इसी प्रकार माइनस होगा, वसूली राशि नहीं है तो नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, कुछ नहीं बोला उसके संबंध में और, ठीक है। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए उसकी वेतन से आगे गणना करना है, हो गया पूरा क्वेश्चन खत्म। अब हम इसको जोड़ेंगे, जोड़ो इसको पूरा, कितना आता है 3 लाख रुपए का और 10,000, 15,000, 10, 15, 5 और 42,300, 6,000, 7,200, 3,85,500 रुपए, 3,85,500 रुपए, यह हो जाएगा सकल वेतन। इसमें से माइनस कटेंगे धारा 16 के अंतर्गत मानक कटौती, हमेशा 50,000 रुपए काटना है, ठीक है। इस साल कोई चेंजेस होता है तो देखेंगे कि क्या चेंजेस होता है, ठीक है। संभावना तो नहीं है लेकिन फिर भी 50,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 3,35,500, 3,35,500, ये हो जाएगा अपना करोग्य वेतन। किसका, किशोर का करोग्य वेतन, यही हो जाएगा आंसर। इसको निकालने के लिए कितना सारा वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, हर किसी का अलग अलग। मकान किराया भत्ता का अलग है, यहाँ पे मकान किराया भत्ता तो नहीं है। देखो अब एक चीज, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में किराए से मुक्त मकान है तो मकान किराया भत्ता भी आ सकता है, ऐसा नहीं है। उसको कोई एक ही चीज मिलेगा, या तो भत्ता मिलेगा या सुविधा मिलेगा। यहाँ पे उसको घर की सुविधा मिल गया तो अलग सा मकान किराया भत्ता उसको नहीं मिलने वाला, कोई एक चीज मिलेगा। तो यहाँ पे किराए से मुक्त मकान मिला तो जो हम यहाँ पे निकाले 42,300, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल साफ सुथरा यहाँ पे बना है, लेकिन जो वर्किंग नोट है सबका दिमाग यही खराब करके रख देता है। ये आप तभी बना पाओगे और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा जब आप नोट्स को याद करोगे और थोड़ा सा टाइम दोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे। नोट्स आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से ले लो नोट्स को, पढ़ो, थोड़ा सा याद करो, 2-4 क्वेश्चन को बनाओ, प्रैक्टिस करो। इनकम टैक्स अच्छा लगेगा, बन जाएगा, सब सरल है यहाँ पे, ठीक है। पढ़ने से सब सरल है, नहीं पढ़ने से सब कठिन है, ये तो सबसे है ही बात है। तो इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट करो, पूछो। और एक चीज, हिंदू अविभाजित परिवार क्या है, मैं आपसे पूछा हूँ, उसको कमेंट करके बताओ कि है क्या चीज हो, फिर मैं उसका आंसर और दूंगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 नवंबर में मिस्टर गुप्ता के साथ मिलेंगे इस वीडियो में ही तक। देखते हैं गुप्ता क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, गुप्ता का करोग्य वेतन क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है, हम देखेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए ही तक, मिलते हैं गुप्ता के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।